मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। मेरा सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाए जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पे हमला कैसे कराया गया, वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं, किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे। वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं 32 साल से जर्नलिज्म में हूं और मैंने आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी देखी है कि जो वाकई जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है या स्टेट की तरफ से एक नैरेटिव कहा जा सकता है, इतनी अहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लंबी है, बहुत सारे उसके अंदर नुक्ते हैं, लेकिन तीन चीज़ें एस्टैब्लिश हो रही हैं। एक तो 9 मई के जो जिम्मेदार हैं, स्टेट उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब के साथ कोई डील नहीं होगी, कोई डायलॉग नहीं होगा। तीसरा, अगर कमीशन बनाना है तो फिर 2014 से बनाया जाए और उसमें 3 जनरल्स भी शामिल होंगे। जाहिर है उसमें आर्मी चीफ शामिल होंगे साबिक, फिर DGISI शामिल होंगे उसके अंदर, फिर उसमें उस वक्त के DGISPR शामिल होंगे। जाहिर है उनकी स्टेटमेंट्स भी आएंगी। फिर मियां नवाशी साहब होंगे, फिर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, फिर बिलावल भुट्टो साहब होंगे, फिर परवेज खटक साहब होंगे, फिर उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। फिर IB के जो DG हैं वो होंगे। तो ये अगर कमीशन बना तो बहुत बड़ा कमीशन होगा और वो एक ऐसा खौफनाक पंडोरा बॉक्स खोलेगा जिसे मेरा नहीं ख्याल के बंद करना इतना आसान होगा। तो क्या रियासत वाकई उसके लिए तैयार है? एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त स्टांस क्या है, तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं निसार जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और सैयद मोहम्मद अली साहब नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ है। जट साहब, अब फैसला आपने करना है क्योंकि स्टेट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि अब 9 मई के लोग जिम्मेदार हैं, निशाना बनेंगे। डायलॉग आपके साथ कोई नहीं हो रहा और कमीशन बनाना तो 2014 से बना। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, आज जो DG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां तक 9 मई सानिया के मुल्ज़मान या मुजरिम जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर मौक़िफ़ है कि उनके साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश है ये। जी एक बात सुने ना, तो रियासत उसमें मुलव्वस है। आप जैसा मुझे बात करने देंगे तो मैं साथ साथ आपको क्लियर भी करता जाऊंगा। आप बीच में जब वो इंटरप्ट कर देते हैं फिर मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकता हूँ। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, सब कुछ बिल्कुल एग्री करते हैं जनरल से, लेकिन जो जनरल साहब ने आज जाती तौर पर एक सियासी रियासती टोला में जो कहा, और मैं समझता हूं कि इससे कम से कम मेरी तो दिल आजारी हुई है। मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूं, मेरे अबाओ अजदाद यहाँ पर रहे। ये सिर्फ पाकिस्तान जो है इसमें पैट्रियाटिज्म वर्दी पहनने के बाद नहीं आता। मेरा ख्याल है कि बगैर वर्दी वाले जो हम लोग हैं, हमारे अंदर भी उतना ही पैट्रियाटिज्म है जितना कि उनके अंदर है। मैं तो इस बात को बिल्कुल कहूंगा कि मेरी दिल आजारी हुई है। हमने कहीं भी डिसएग्री नहीं किया, और मेरा ख्याल है कि जनरल साहब ने 2 बातें आज कही हैं। एक तो उन्होंने कहा जी बातचीत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और बनना चाहिए फिर पीछे से होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये टर्म एंड कंडीशन कबूल है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, हमें ये कबूल है।
अली साहब, अब दो चीज़ें, एक तो ये है कि वो सियासी जमात है, उसने वोट हासिल किया, खुद उन्होंने डीजे ने तस्लीम किया कि चले 7% या 7.5% ही वोट हो, लेकिन वोट हैं उनके और सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। माफी चाहता हूँ, 92 सीट्स है हमारी 92, मैं कह रहा हूँ जी, वो सबसे ज्यादा उनकी सीट्स हैं, सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। उसको इस तरह सियासी टोला कह देना, इंतशार का कह देना, फशार फैलाने वाले कह देना और एंटी पाकिस्तान कह देना, ये मुनासिब है कोई? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 9 मई से 2 दिन पहले, और डेफिनेटली फ़ौज की क़यादत और उसके रैंक एंड फाइल के जो जज्बात हैं उसकी वो तर्जुमानी कर रहे थे। और किसी हद तक उसमें एक फ्रस्ट्रेशन का पहलू था कि पिछले 1 साल के दौरान जो भी केसेस इस हवाले से हुए हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। ये तो एक कॉन्टेक्स्ट उसका बनता है। तो ये तो स्टेट का फेलियर है। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो बुनियादी मेरा नुक्ता है और आर्गूमेंट है वो ये है कि इस पूरे मामले के 3 पहलू हैं। एक कौमी सलामती का पहलू है, एक कानूनी पहलू है और एक सियासी पहलू है। तो बुनियादी तौर पे जो उनका सेंट्रल आर्गूमेंट था वो ये था कि जनाब जो सियासी पहलू है वो कानूनी और कौमी सलामती के पहलू पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और अदालती जो कार्रवाई है उसको किसी दबाव, किसी नैरेटिव, किसी प्रेशर के तहत उस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और उसको अवाम की तवक्कुआत और आईन और कानून के मुताबिक जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उनको सजा देनी चाहिए। और मैं इनसे मुत्तफिक कार्रवाई के ऊपर प्रेशर आए ना आए, उनको प्रेशर में नहीं आना चाहिए। नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर में हैं तो फिर तो बात खत्म होगी, स्टेट तो खत्म होगी ना सर। मैं इनकी इस बात की तायीद करना चाहता हूं और इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि देखें, इनकी तरह के जो और लोग भी अवाम के वोट से मुंतखब होके आए हैं, आई एम श्योर कि इन्होंने फौज की मुखालफत और नफरत पे तो वोट नहीं लिया। इन्होंने मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए अपने आप को, अपनी सर्विसेज पेश की हैं। तो बात अनफॉर्चुनेटली ये है कि इनकी जमात में तनव्वो पाया जाता है, और एक कुछ लोग जो हैं वो इनकी तरह वेल मीनिंग, कंस्ट्रक्टिव, रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। तो बहुत से लोग हैं जो कि मतलब इंतशार की बात करते हैं। देखें, ये एक हकीकत है कि 9 मई जो है उसके अगले 2 हफ्ते के दौरान आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 3 बयानियां सामने आए। उस दिन कुछ लोग दुनिया में बैठ के इनकरेज कर रहे हैं कि आप हमलावर हो। आज आपने वीडियो चलाई, आपने नहीं बल्कि डीजी साहब ने चलाई, और अब वो कहां बैठे हुए हैं? आजाद घूम रहे हैं, टेलीविजन शोज में आते हैं। शानदाना गुलजार साहबा का एंडिंग रिमार्क्स थे कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अच्छा, वो शानदाना गुलजार साहब और वो रेवोल्यूशन की बातें कर रही हैं, वो खूनी इनकलाब की बातें कर रही हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप खूनी इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तो आप मुल्क के मसले हल ना कि अगर आप ये समझते हैं कि जी आप 9 मई के जिम्मेदार हैं और इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, और आप बाकायदा उनकी वीडियो चला रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ वो आजाद हुए बल्कि वो कौमी असम्बली का हिस्सा बने और अब आके वो बैठे हुए हैं, तो स्टेट फिर कहां है? देखिए, मैं इसीलिए 1 मिनट अगर आप मुझे दीजिए कि जो कौमी सलामती का मामला है ना, 9 मई उसका नुक्ता अरूज था। वो सिर्फ वाहिद एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। जब आप IMF को खत लिखते हैं कि जी कर्जा ना दें, वहां पे आप लॉबिंग करते हैं अमेरिका में जाके कांग्रेस में कि जनाब आप फौज पे दबाव डालें, आप चाहते हैं कि जनाब आप रिलीफ दे दें उन लोगों को जिनके खिलाफ फौज ने कुर्बानियां दी हैं KPK में। अच्छा, आप जो है फौज के अंदर रिटायर्ड लोगों के साथ मिलके एक बगावत की कोशिश करते हैं। आप जो है अवाम और रियासत के दरमियान गलत फहमियां पैदा, तो इसके जरिए से अवाम की जो गुर्बत के, महंगाई के मसाइल है वो तो नहीं आप हल कर रहे हैं, लेकिन आपको एक जिम्मेदाराना पॉलिटिक्स करनी है। फिर वही है कि स्टेट के सामने अगर सब कुछ हो रहा है तो स्टेट ने रोका क्यों नहीं? देखिए, मैं समझता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी रोकने में नाकाम होगी, फिर उनका फैसला करने में नाकाम हुई, फिर उनको सजा देने में नाकाम। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो इस सेंट्रल आर्गूमेंट है वो ये है कि द बक स्टॉप्स एट द जुडिशरी। नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो दारोमदार है इस वक्त तमाम तर तवक्कुआत का जो महवर और मरकज है वो जुडिशरी है कि उसने मुल्की सलामती, अपनी क्रेडिबिलिटी, इस्तेहकाम के लिए अपना रोल किसी दबाव और बालातर होकर अदा करना। निसार साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बहरहाल एक तरफ से मौकफ आ गया, आपकी पार्टी की तरफ से भी मौकफ आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम ये कमीशन हमारे लिए काबिल कबूल है। बाकी इल्ज़ाम भी उन्होंने उसके बाद लगाए। तो क्या पार्टी जो है अफवाज पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। निसार साहब, ये इशू ये है कि ऐसा लगता है गवर्नमेंट तो दरम्यान से गायब होगी, एक साइड पे आप हैं, दूसरी साइड पे आप फौज है, तो क्या आप लड़ना चाहते हैं आप फौज के साथ? चौ साहब, हमारी क्या जसारत कि हम अपने अफवाज पाकिस्तान से लड़ें। हम तौबा करके ये बात कहते हैं कि वो हमारे माथे का झूमर है और हम अपने शहीदों का एहतराम करते हैं। हम समझते हैं कि उनकी हम औलादें हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पर 9 मई के साने का एक बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा, उसके बाद हमने मजम्मत की। हम आज तक समझते हैं कि 9 मई जैसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में होना ही नहीं चाहिए। हम इसके शदीद मुखालफत करते हैं। हम क्या चाहते थे? हम पर बार बार ये इल्ज़ाम था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करना है। हम को इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत लेने गए थे? हम सिर्फ और सिर्फ उनसे ये बात करना चाह रहे थे। मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से भी डीजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आज आपने एग्रेसिव बयान दिया है, थोड़ा सा नरमी पेश करें, हमें मौका दें कि हम 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्वस नहीं हैं उनका क्या कसूर है, जिनको इन्होंने पॉलिटिसाइज किया है उनका क्या कसूर है। कौन लोग हैं जो जिम्मेदार नहीं है और गिरफ्तार हैं? आपके पास तो फहरिस्त हो गई। मैं आपको गिरफ्तार किया गया था? मुझे मेरी रड़ी निकाल दी, आप करें गिरफ्तार किया गया। 9 मई के वाक़े में मुझे एफआईआर में डाला गया। मेन एफआईआर में मेरा नाम ही नहीं है। बाद में सोर्स रिपोर्ट के जरिए मुझे इंदराज कर दिया। एफआईआर मेरे ऊपर देकर मुझे 8 महीने जो मैंने धुड़कियां लगाई हैं वो मैं भूल जाऊं। मैं अपने बच्चों से दूर रहा, मैं अपने घर से दूर रहा, मेरे जैसे हजारों। और हमारे 9 मई को एंजॉय किया नून लीग ने, जो आज बड़ी मुहब्बे वतन बन के बैठी हुई है। इनको वो भूल गया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी नारे मारे थे। जनरल साहब को चाहिए था ना कि इनके मुतल्लिक भी बात कर लेते। इनको ये भूल गया कि जनरल अपना जो नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का जब बयान नहीं तो एक जर्नैल का नाम लेकर बात की थी, वो सारी बातें भूल गई। 9 मई के वाक़यात में यकीन करें ऐसे ऐसे लोग। चौसा मैं तारीख पे गया, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में दिया। एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा मैं रिक्शा चलाता हूं, मैं गलती से रिक्शा आ रहा था, यहाँ पर जुलूस निकला, मैं उसकी जद में आ गया, मैं गिरफ्तार हो गया। आज मैं 1 साल से ना मुझे मेरा रिक्शा मिल रहा है ना मुझे पता चल रहा है, और मैं जेल में हूं, मुझे रहा करवाएं। ऐसे ऐसे लोग इसकी जद में आ गए। यहाँ पर 9 मई की FIR देखा कि यार ये बंदा पॉलिटिकली एक्टिव है, इसके ऊपर इसको नामजद करो, इसको 9 मई में भगा दो। यहां पर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दूध के धुले निकल आए और उनको 9 मई माफ हो गई। अब देखिए सारी चीजें आपकी दुरुस्त हो सकती हैं, मैं पहले तो कह रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा आपका जो नैरेटिव है उस पर, लेकिन सवाल यह है कि जब आप घरों से निकलेंगे, जब आप कोर कमांडर के घर की तरफ जाएंगे, जब आप यादगारों की तरफ बढ़ेंगे, जब आप वहाँ पे अटैक करेंगे, जब आप नारे लगाएंगे, जब आपके लोग पकड़े जाएंगे और वो एतराफ़ करेंगे, फिर वो ट्विटर अकाउंट्स निकलेंगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप निकलेंगे, तो वहाँ पे फिर आपके पास कोई जवाब नहीं बचता। आप आज भी अपना ट्विटर अकाउंट, जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसको देख लें। यानी उससे पहले जनरल नज़ीर भट्ट की यूनिफॉर्म में आपने लगा के तस्वीर जो कुछ उनके साथ किया, जनरल आसम मुनीर का नाम अब आपने ट्विटर अकाउंट पे डाल रहे हैं ऑफिशियल पे। आज जो कुछ आपने DGISPR की यूनिफॉर्म के साथ तस्वीर लगा के जो कुछ किया, तो ये सीधी सीधी जंग लड़ना चाह रहे हैं। किसने? हमने तो किसी ने नहीं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट है। नहीं सब ना करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तरीके डेमोक्रेटिक। मैं फिर ये कह रहा हूं अपना ऑफिशियल अकाउंट देख लें आप, और उसमें अगर कोई ऐसी एक्टिविटी को नेगेटिव एक्टिविटी को कर लेता है नहीं है, लेकिन ऑफिशियल अकाउंट अगर कोई ऐसा हो जाता है, देखें मेरी बात सुने, हम अगर आप चौ साहब हमें कोई मुल्क दुश्मन कहेगा ना, चाहे कोई हो, हम नहीं, हम खुदा की कसम मरना कबूल कर लेंगे, मौत कबूल कर लेंगे, ये तौमत नहीं कबूल करेंगे। वैसे अली साहब ये मेरा ख्याल पार्टी डिवाइडेड है और आप की तरफ से जो बयानिया आता है वो ब्लैंकेट होता है कि जी सारी पार्टी ऐसे और सारे ही इंतशार फैलाने वाले हैं, सारे फिशार फैलाने वाले हैं, सब लोग एंटी पाकिस्तान हैं, सब लोग इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 2-4 लोग हो सकते हैं। देखिए मैं आपसे एग्री करता हूं, मेरी ज़ाती राय में इनकी पार्टी के अंदर 3 तरह के अनासर पाए जाते हैं। एक तो इनकी तरह मुहिब्बे वतन लोग हैं और जो यकीनन मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं और अपने इनके ये नुमाइंदे मुंतखब होके आए हैं, एक कंस्ट्रक्टिव सियासत चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन जैसे लोगों के जो बहुत सारे लोग PTI में होंगे, उनकी आवाज़ दब जाती है जब चंद लोग अपने ज़ाती शॉर्ट टर्म मफाद के लिए एंटी फौज एक नैरेटिव बनाते हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी पार्टी को भी बदनाम करते हैं, अपने वोट की क्रेडिबिलिटी भी मुतासिर करते हैं और फौज के साथ एक डिफिसिट भी क्रिएट करते हैं और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को एम्बेरस करते हैं। ये दूसरा पहलू है। तीसरे वो लोग हैं जो इसके बीच में कंफ्यूज्ड हैं
और वो कभी इस्तेमाल होते हैं हमलों के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, मॉब पॉलिटिक्स के लिए। तो ये 3 मकातब फिक्र आपको खुल के नजर आ रहे हैं। मैं इनको मेरी एक दोस्ताना सिंसियर मशवरा ये है कि इस पार्टी का मुस्तकबिल और रियासती इदारों के सामने इनके एतमाद की बहाली का दारोमदार इस बात पे है कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में उन इंडिविजुअल्स जिनके बिहेवियर को ये ओन नहीं करते उनको आइडेंटिफाई करें और उनको जो है प्रोटेक्ट करना बंद करें और उनको इस वक्त अदालती कार्रवाई पे और आप ऑफिशियल पेज देख लें और तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो वो अदालती कार्रवाई पे सियासी दबाव डालना बंद करें। जनरल नजीर भट्ट साहब जो है ना वो रिटायर हुए हैं और वो इस वक्त मैं जानता हूं चेयरमैन है वो उसके नैब के, तो उनके यूनिफॉर्म के अंदर तस्वीर लगाई जाती है जो ऊपर अभी जनाब वो ट्विटर का जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन द पॉइंट इज यही तो मैं बात कर रहा हूं कि इनके जैसे देखें शरीफ नस्तालीक जो बयानिया है वो एक तरफ है, सोशल मीडिया का बिहेवियर दूसरी तरफ है और जेल के अंदर से बयानिया कुछ और है। तो ये 3 फेसेस जो हैं मैं समझता हूं कि ये कंफ्यूजन नहीं है। मेरी नाकिस राय में इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। किसकी? पार्टी की कि देयर आर 3 फेसेस, जानबूझ के। जी बिल्कुल, ताकि आप जो है आपने जब निगोशिएट करना हो तो आपके सामने एक मुदबाना दस्तालीक भी चैप्टर तो क्लोज हो गया ना निगोशिएशन का। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें 3 फेसेस 3 डिफरेंट डोमेन्स में आप खेल रहे हैं ना, तो इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद निसार जट साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर हल क्या है इस सारी सूरत हाल का। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। निसार साहब, एक वैसे ऑप्शन दिया गया है कि आप माफी मांग लें, माफी मांग के ये अपनी इस्लाह कर लें, इस्लाह करके ये डिक्लेयर कर दें कि आइंदा इस टाइप की कोई गलती नहीं होगी, तो मामला ठीक हो जाएंगे। जनाब, आपके इस फोरम पर बैठकर मैं पूरी कौम से माफी मांग लेता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरी माफी से कोई गुजारा हो जाता है तो कर लें। निज़ाम इंसाफ को अगर आपने रूल आउट करना है ना, वो सिर्फ थाने 9 मई नहीं है, फिर आपको माजी में भी जाना होगा। फिर यहाँ पर जो आइन तोड़ा गया गवर्नमेंट पंजाब और यहाँ पर KPK की जो हुकूमतों में जो आइन तोड़ा गया उसका भी हिसाब होना जरूरी है। तो मेरा ख्याल है अदालतों से पूछे, नहीं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज DG साहब ने अदालतों के ऊपर ही वो फोकस किया कि अदालतें काम ठीक नहीं कर रही। जो साहब 9 मई के वाकयात में ना जो FIRs हैं, इनमें बेगुनाह लोगों का शुमार कर देना, इसको विक्टिमाइज करना, इसको अपने सियासी मकासद के लिए यूज करना, निगरान सेटअप ने इसमें इसको मिसयूज किया, इसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं। अदालतें इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकेंगी। प्रोसिक्यूशन पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं हल की तरफ आ रहा हूं। ये बहुत ज्यादा सवाल आज यहाँ पर देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जी इस पे जो है वो आप जुडिशियल कमीशन बनाए। ठीक है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जुडिशियल कमीशन बनाए, और आज बहुत ज्यादा खुशहाल बात यह है कि जनरल साहब ने भी कहा कि इस पे जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी IMF का जो लेटर उसको भी ऑन बोर्ड कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं IMF छोड़ें, आप नवाज शरीफ को भी इसमें ऐड कर लें। वो बेचारे मैं बता रहा हूं ना, वो मजलूम उनका जो बयानिया था ना, वोट को इज्जत दो, और वो जो चाह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मेरा ख्याल है कि मुझे क्यों निकाला से शुरू करें। नवाज शरीफ साहब को भी ले आए इस जुडिशियल कमीशन में, उनकी भी राय ले लें, और यहां से चल पड़ते सारी सियासी जमातें आ जाएंगी, पूरे पाकिस्तान को पूरा चेहरा नजर आ जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। ठीक हो गया। और इसका एक ही हाल है, जुडिशियल कमीशन बनाना होगा, तहकीकात करनी होगी, गुनाहगार को गुनाहगार करना होगा, बेगुनाह को बेगुनाह करना होगा। जिन्होंने आइन तोड़ा उनके खिलाफ भी सजा होनी है, जिन्होंने दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है कहा उनको भी सजा का तयन देना, फिर सबको एक उसमें रख। वैसे अली साहब देखिए, अगर ये जुडिशियल कमीशन बन जाता है या इंक्वायरी कमीशन बनता है तो उसमें जनरल राहील शरीफ साहब भी आएंगे,
और उनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, उन्होंने बल्कि ऑफर की कि अगर आप एक्सटेंशन दे दें तो ये पनामा के केस भी खत्म हो जाएंगे, ये डॉन लीग्स भी खत्म हो जाएगी, 2018 का इलेक्शन भी आप जीत जाएंगे। अच्छा, वो मियां नवाज शरीफ साहब से पूछना पड़ेगा, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब के बारे में उनको भी बुलाना पड़ेगा, फिर जनरल आसिम बाजवा साहब को भी बुलाना पड़ेगा, बाकी बहुत सारे उसके अंदर लोग हैं, पीपल्स पार्टी है, चौधरी शुजात साहब हैं, अल्लामा तहरुल कादरी हैं, फिर उसके बाद परवेज खटक साहब हैं। तो ये सब लोग जब आएंगे तो सब कटहरे में खड़े हो जाएंगे, फिर ना ये बचेगा ना वो बचेगा ना वो बचेगा। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी, और यही आर्गूमेंट है बेसिकली, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी राय ये है कि बुनियादी तौर पे बहुत सारी और नैरेटिव्स की तरह ये एक बड़ी ज़बरदस्त और चाबुक दस्ती के साथ एक नया स्पैनर फेंका गया है ताकि मज़ीद टाइम बाय किया जाए और अदालती कार्रवाई को मज़ीद कन्फ्यूज़ किया जाए। तो मैं एतराफ़ करता हूँ बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली है, लेकिन मैं आप चूँकि हल की बात कर रहे हैं तो क्विकली मैं 3 बातें करके बात खत्म करूँगा। पहली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो थी, जो कि शायद इतनी रिकॉग्नाइज नहीं की गई, वो ये थी कि जब फौज अपने लेफ्टिनेंट जनरल तक को बरतरफ कर सकती है फॉर नेग्लिजेंस, तो आप कैसे उससे तवक्को करते हैं कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको वो माफ कर देगी? 2 कोर कमांडर्स को फारिग किया है, लाहौर कोर कमांडर को जी, और दूसरा मंगला नंबर 1। तो वो नेग्लिजेंस पे उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो जो हमलावर है उनको कैसे माफ कर दिया जाए? वो फौज में जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उनकी फैमिलीज को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी राय जो है वो इनकी पार्टी की क़यादत भी सुने और उस पर अमल करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह मैंने पहले कहा, इनकी पार्टी का फ्यूचर और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो खुद अपनी सफ़ों में से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको सियासी रिलीफ देने की कोशिश ना करें। इससे इनका ट्रस्ट भी होगा, रिस्टोर होगा, और ये साबित कर सकेंगे कि हम एंटी स्टेट नहीं है, हम तो पाकिस्तान के खान साहब को माफी भी मांग लेनी चाहिए। देखिए, जो आज बात की गई है वो दैट इज द मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन मैं कानूनी और सियासी मामलात को अलग देखता हूं। जो फैक्ट्स और शवाहिद अदालत के सामने हैं, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट द बक स्टॉप्स एट द कोर्ट, कि वो टाइमली, ट्रांसपेरेंटली और इफेक्टिवली जो इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा दें ताकि ये मसला रिजॉल्व हो। साहब, आखिरी सवाल आपसे, खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए? बस खान साहब को जेल से रहा करना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए। किसी तरीके से निकलेंगे ना? नहीं, फिर ऐसे ही है ना, ऐसे गेट खोल के कहीं जाएंगे घर? नहीं, अदालतें उनको रिलीज करें। वो केसेस में है क्या, वो मुकदमा बना दिए गए। खान साहब माफी क्यों नहीं मांग लेते? गलती अगर हुई है नहीं, खान साहब ने किया कुछ नहीं, वो बेचारे खुद उनको पकड़ के घसीट के, पूरी दुनिया ने देखा, हाई कोर्ट की पैरफ्रीज से घसीट के लेके जाके अब उनको कहा जा रहा है ये आप देखे ना। जरताज गुल हमारी, मैंने परसों से पूछा कितने एफआईआर? 45 एफआईआर है। वो किस बात की? जी आपने वहां भी किया, वहां भी किया, वहां भी। इस तरह नहीं, आप आइडेंटिफाई कर दें हमारे गुनाहगार लोगों को, कहे कि जी ये आपके गुनाहगार, ये हमारे एविडेंसेस हैं और ये आपके बेगुनाह हैं, इनको हम बरी करते हैं, ये गुनाहगार है, इनका क्या करना है, हम माफी भी मांग लेंगे। आप अब भी 9 मई को जलसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम 9 मई को करबला की तरह हम मातम जरूर करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। ठीक हो गया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खास साथ यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शाजिया मरी साहबा हमारे साथ होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कमीशन चाहती है या नहीं, ये उनसे सवाल करेंगे, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही है या नहीं कर रही, ये भी सवाल हम उनके सामने रखेंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है शाजिया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और जो काबीना में शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है अब उसमें ये वजीर भी हैं, होंगी। अब मैं ये नहीं कह सकता हैं, होंगी। शाजिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुद्दत से कह रही थी कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। आज अफवाज पाकिस्तान ने भी ये मुतालबा तस्लीम कर लिया, लेकिन उनका कहना है कि 2014 से स्टार्ट होना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी, मियां नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते थे। तो अब बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कमीशन बन जाए जो 2014 से लेके 2024 तक या 23 तक हर चीज को एवेलुएट कर ले। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब।
आप बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तो आप बड़ी खूबसूरती से बात को कहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। पहले मैं आपकी जो ओपनिंग में कही हुई बात है उसकी दुरुस्तगी कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही है, ना ये डिस्कशन है। इस पर हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम इस वक्त वफाकी हुकूमत का जिस तरीके से एक सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी बेहतर गवर्नेंस में या पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए मदद कर रहे हैं, उसके अलावा हम फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। ये खबरें गलत है। आप ही के एक जो जरीदा है अंग्रेजी का, उसमें भी एक साहब ने लिखा, बड़ा बरमला लिखा, या इस असेंबली के एंड तक नहीं बनेंगे। देखिए, कल का तो मुझे भी नहीं पता और ना आपको पता होगा, लेकिन ये जो आगे के कुछ महीने हैं या जो हमारे फैसले हैं, उसमें बड़ा वाज़े है कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। और एक ये और कहा जाए कि बजट तक आप नहीं बनेंगे, बजट के बाद इम्कानात हो सकते हैं। मेरी खबर तो यह है कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे वफाकी काबीना का। इसका जो अगला जुमला है वो ना हमने सोचा ना हमने ऐड किया। फिल वक्त हमारी ये पोजीशन है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके हवाले से कयास राइयां या गलत खबर जो फैलाई जा रही थी कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसमें भी कोई हकीकत नहीं। बहुत शुक्रिया आपने ये बात की ताकि मुझे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्लियरली बयान करने का मौका मिल सका। अब दूसरी बात जो जुडिशल रिफॉर्म मैं असेस कर सका कि 2024 तक आप नहीं बनेंगे, 2025 का आपको नहीं पता। देखिए, जो मेरी असेसमेंट है, मेरी जमात की जानिब से जो पोजीशन है, तो हम इस पूरे 5 साल में वफाकी हुकूमत में नहीं आ रहे। अब जैसे मैंने आपसे कहा, हमें कल का नहीं पता, हमें अगले महीने का नहीं पता, इंसान ये प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन इस वक्त ये क्लियर मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत में, इस वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रही। ठीक, अब जुडिशल कमीशन की तरफ आइए कि ये एक मुतालबा है हर तरफ से जी। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बना दिया जाए ताकि मसला हल हो। मसले इस तरह के हल होने चाहिए चौधरी साहब। और 2014 में भी बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। जो 2014 में जो 126 दिन का एडवेंचर था, उसके नतीजे में मुल्क को नुकसान ज्यादा हुआ। एक जमात को कितना फायदा हुआ ये तो अब वो असेस कर सकते हैं, और उसके बाद भी हमें नजर आया कि क्या फायदा हुआ, लेकिन जो इस मुल्क को नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था। सो सबसे पहले हमें इस मुल्क के फायदे और नुकसान की बात सोचनी चाहिए बहैसियत सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और अगर हम ये कहें कि जी इस मुल्क की हमें परवाह नहीं, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर हमें यहाँ पर सियासत चमकाने या सियासी दुकानें लगाने का भी कोई हक नहीं है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है इंक्वायरी का, जुडिशल इंक्वायरी का, इन मामलात में होनी चाहिए। 2014 की बात भी आज की गई है, मेरा ख्याल है गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है DG ISPR की जानिब से, माकूल बात है कि इसके ताने बाने मिलते हैं उस पुरानी कहानी से। वो एडवेंचर हुआ था जब एक हमारे दोस्त मुल्क के यहाँ स्टेट विजिट थी, वो आ रहे थे चाइना से गालिबन, उनके लिए भी रास्ते रोके गए, कहा गया कि जी हम ये होने नहीं देंगे, धरने थे और मुल्क का जो मुआशी पहिया था वो जाम कर दिया गया था। और जो साबिका सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी वीडियोस चल रही थी कि कराची को ये कर दो, बंद कर दो, आग लगा दो। तो जिस तरह का इंतशार और जिस तरह की नफरत फैलाई गई है उसका सिलसिला बहुत पुराना है। ये तो आज हम उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। 9 मई को हमने उसका बहुत बड़ा नुकसान भुगता है, और मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को एड्रेस होना है, करना चाहिए, और ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कौन सियासत कर रहा है, कौन दहशत फैला रहा है, कौन अमन की बात कर रहा है, कौन नफरत का प्रचार कर रहा है। इन दो चीज़ों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, और इस फ़र्क की शनाख्त के लिए ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो। अब मसला ये है कि जब 2014-2016 के चैप्टर्स खुलेंगे
तो उसमें जनरल राहील शरीफ भी आएंगे, फिर उसमें जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी साहब भी आएंगे, फिर जनरल आसम बाजवा भी आएंगे जो उस वक्त डीजी थे ISPR के, फिर परवेज खटक साहब आएंगे, फिर जहांगीर तरीन साहब आएंगे, फिर ओन चौधरी साहब आएंगे। तो ये एक बड़ी इंक्वायरी हो सकती है जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुलाया जाए, फिर IB के लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने कुछ टेप्स रिकॉर्ड की थी, फिर जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनको बुलाया जाए, और फिर शेखुल इस्लाम तारुल कादी साहब थे उनको बुलाया जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा फिर कमीशन बनेगा और बहुत बड़ी इंक्वायरी होगी जिसमें बहुत सारे पंडोरा बॉक्स खुलेंगे। देखिए, जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलविस थे वो आज ये तासुर दे रहे हैं कि ये उनकी जानिब से नहीं था बल्कि एक साजिश थी, और वो पाकिस्तान को बदनाम करने की जो मुस्तकिल कोशिश है उसमें जुटे हुए हैं। तो यकीनन एक अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, इनफ इज इनफ। अब अगर इमरान खान ये कहता है कि जी मैं अगर मुल्क का वजीर आजम नहीं हूं तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इस मुल्क पे एटम बम गिरा दिया जाए, फिर उनकी एक मैं तो चमची कहूंगी जी, अगर जो मुल्क को गाली देगा वो फिर मेरे लिए तो वो कोई काबिल एहतराम नहीं है। वो कहती है कि जी अगर इमरान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, खुदा ना खास्ता। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चमचे हैं उनके, या जो उनको खुश कर रहे हैं, या जो उनकी नफरत के इस पैगाम को फैला रहे हैं, अब इसको कहीं रुकना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ज़रूरत है वो मुल्क को मजबूत करने की है, मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर। ये जिस तरह के जोकरपना हम देखते हैं इससे तो ये मुमकिन नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर 9 मई के ऊपर बाकायदा हमने सीरियसली बात नहीं की, और फिर आज जो बात हुई कि इसके ताने बाने 2014 से मिलते हैं, और फिर जो आप वाली बात है वो भी दुरुस्त है। हमने बहुत सारी गलतियों को इसीलिए छुपाया या ढक दिया कि इसमें कुछ होली काउज है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए चौधरी साहब। जो भी इसके अंदर मुलविस हो, चाहे वो पाकिस्तान को 2014 में नुकसान पहुंचाने वाली सोच हो या 9 मई में के दिन पहुंचाने वाली वो सोच हो, इसमें जिसके भी ताल्लुक है, जिसके भी कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, खुल के बात करनी चाहिए। अगर खुल के पाकिस्तान की बेइज्जती की जा रही है, कभी IMF के आगे धरना लगाया जा रहा है, आज मैं कल ही में बल्कि पढ़ रही थी, आज सुबह की खबर है कि वो शहजाद अकबर साहब ने जो झूठा नाटक किया कि मुझ पर एसिड फेंका गया, तो लंदन की किसी अदालत ने उनके झूठ को फाश किया और फैसला दिया कि ये झूठ था। 6 महीने से वो झूठ बोल रहे थे, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे। मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैंने यहाँ जीना है, मरना है, मैं नहीं ये कबूल करती कि मेरे मुल्क को कोई इस तरह बदनाम करे। हमें सर उठा के जीने के लिए मेहनत करनी है, मिलकर काम करना है, लेकिन इनको एक कुर्सी नहीं मिलती है, कहते पाकिस्तान में आग लगा दो। अच्छा, अब एक सवाल वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि ये बताइएगा कि गवर्नमेंट से मुतमईन है आप ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, सिम दुरुस्त है, काम ठीक कर रही है? देखिए, मुतमईन तो हम नहीं कह सकते हम हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मौका इस हुकूमत को दिया जाए और इनको टाइम, जारी बात है जो इतने नुकसानात पिछले 4 साढ़े 4 बरसों के थे, उसके बाद फिर एक मुख्तसर हुकूमत आई जिसके पास बड़ा लिमिटेड पीरियड था, फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उसके भी कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको हम आज भुगत रहे हैं, जिसमें आपके सामने है वो वीट की इंपोर्ट का एक बड़ा ही गलत फैसला हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो बैठ गई, कोलैप्स कर गई, और मार्केट में गंदा वीट जो है वो दस्तयाब है जो इंपोर्ट किया गया। पहले हमें कहा गया कि डॉलर्स है नहीं, हमारे पास तो डॉलर्स की कमी है, लिहाजा हम बाहर से कुछ नहीं मंगा सकते, लेकिन धड़ाधड़ वो प्रोडक्ट मंगाया गया जो हमारे पास स्टॉक्स में पड़ा था, सिंध में भी पड़ा था, पंजाब में भी पड़ा था, और भी सूबों में होगा, और हमारे किसान को का इस्तेहसाल किया गया, उसके पेट पे लात मारी गई, उसको जिस तरीके की अजियत पहुंचाई जा रही है, हमारे लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट का एक बड़ा एडवेंचर था या एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ एक धोखा हुआ है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो हम मोहतात हैं, हमें पता है कि हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश है, हम मतलब सियासत करना चाहते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक तमाशा नहीं खड़ा करना चाहते, तो लिहाजा हम ताबून उनके साथ करेंगे, लेकिन
उनको भी हमारे साथ ताउन करना है। जहां आवाम के मसाइल हैं, जहां आवाम के इश्यूज हैं, जहां आवाम को रिलीफ पहुंचानी है, जहां गरीब तबके को रिलीफ पहुंचानी है, किसान को, मजदूर को रिलीफ पहुंचानी है, उसके लिए हम हुकूमत का भी ताउन चाहेंगे। लेकिन शाजी साहब, जो गंदम इंपोर्ट करने का फैसला हुआ था वो एक समरी थी जो ज़ाहिर सर्कुलेशन के जरिए उसके ऊपर साइन करवाए गए थे। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने भी साइन किए थे। अगर आप लोग साइन ना करते तो उस वक्त ये गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त नहीं मिल सकती थी। तो आप ये समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसला था या फिर इज्तिमाई तौर पर पूरी कैबिनेट का फैसला था? नहीं जावेद चौधरी साहब, ये मैं आपसे बात कर रही हूँ जो केयर टेकर के दौर के अंदर हुआ है। ये गालबन दिसंबर के महीने में ये काम हुआ है। जनवरी 2024 में जो केयर टेकर आपकी गवर्नमेंट थी सिंध के, ये नहीं, केयर टेकर ये कहते हैं कि ये फैसला पहले से हो गया था, पहली गवर्नमेंट करके गई थी, हमने सिर्फ उसको इस्तेमाल किया, उसको करने दिया, होने दिया। देखिए, जब ये बात खुलेगी तो फिर ही पता चलेगा। हमने तो मुतालबा किया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और मालूम किया जाए कि ऐसी कौन सी ज़रूरत थी, और केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसे फैसले करने भी नहीं चाहिए। और हम समझते हैं कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो केयर टेकर के दौर में हुई। एक तो गलत था कि इतना लंबा केयर टेकर का सिस्टम खिंच गया, जो उनका 90 डेज का पीरियड था, जब वो तजावुज़ कर गया तो आपको पता है उससे नुकसान शुरू हो गया। वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, वो चाहे इस तरह के मामलात का हो जिसमें वीट की प्रोक्योरमेंट है या इम्पोर्ट है, ये इनका मैंडेट ही नहीं था। जनवरी में जो सिंध के केयर टेकर सीएम थे उस वक्त, उन्होंने जस्टिस बाकर साहब ने खत लिखा था और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस इशू के ऊपर। फिर एक और मामला इरसा के हवाले से था, वो भी इन्होंने गड़बड़ वहाँ पे मचाई और गलत तरीके से उसको जो है वो किया गया। तो इस तरह के बड़े कोर इश्यूज हैं, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरी जात नहीं है कि जो उससे नाखुश है, ये अवाम के हक में नहीं है फैसले, दे आर डेट्रीमेंटल। और अगर ऐसे नुकसानदेह फैसले हुए केयर टेकर सेटअप में तो फिर हम सवाल तो उठाएंगे और इस गवर्नमेंट को कहेंगे इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल सही। शाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासा आपने प्रोग्राम देखा। अल्लाह ताला आप और खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।